Good evening, you all. I am Nishi, and in this class, we are going to do a quick revision of Class 10 Biology, Chapter 9, that is Heredity and Evolution. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Tendency of similarity between parents and offspring is called as heredity. तो जो पेरेंट्स होते हैं और जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स और प्रोजेनी यू कैन कॉल इट. ओके, तो ऑफस्प्रिंग मीन्स जो बच्चे होते हैं, मीन्स जो बॉर्न न्यू ऑर्गेनिज्म. ओके, तो उन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज होती हैं. ओके, तो उसी उसी प्रोसेस को मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी. नाउ द वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. ओके, तो जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, उन जो जो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होते हैं, जो न्यू ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होते हैं, उनमें भी क्या होता है, वो अपने पेरेंट्स से सिमिलर तो होते हैं बट उनमें कुछ वेरिएशंस होते हैं. और ये जो वेरिएशंस होते हैं वो ज्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है रादर देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्योंकि जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. इसीलिए जो वेरिएशंस देखने को मिलता है वो ज्यादा देखने को मिलता है इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि जीन्स का जो जीन्स होते हैं वो इक्वली बोथ मदर एंड फादर के कंट्रीब्यूट होते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट टू द ऑफस्प्रिंग्स. Now, all the variation slowly accumulate and pass on to generation. तो ये जो वेरिएशंस होते हैं वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होके वो नेक्स्ट जनरेशन मीन्स वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर होते जाते हैं. Now the rules of inheritance of traits. तो rules of inheritance of trait related to the fact that both the father and mother contribute equal amount of genetic material. तो जो फादर और मदर जो हैं वो दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर द transmission of genetic material to their offsprings. Now each trait is influenced by both paternal and maternal DNA. ठीक, मीन्स जैसा जो ऑफस्प्रिंग्स में जो ट्रेट्स होते हैं, जो भी कैरेक्टर्स जो उनमें पाए जाते हैं, तो पैटर्नल और मैटर्नल दोनों डीएनए का दोनों का इक्वली मतलब कंट्रीब्यूशन रहता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स. So there are basically two types of traits. Traits means characters, that is acquired trait and inherited traits. तो inherited traits are those traits which are obtained from the parents. Means वैसे ट्रेट्स जो कि हम अपने पेरेंट्स से पाते हैं, जो हमें अपने वैसे गुण जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल हेयर कलर, आई कलर, height, complexion. These all are the examples of inherited traits that we get from our parents. Now the acquired traits, those traits that develop during the lifetime of an individual. वैसे ट्रेट्स जो हम अपने लाइफ टाइम में सीखते हैं, जस्ट लाइक साइकिलिंग हो गया और सिंगिंग हो गया, ये सारी चीजें हम अपने लाइफ टाइम में सीखते हैं. तो ये सारे हो गए एक्वायर्ड ट्रेट्स, ये हमें अपने पेरेंट्स से नहीं मिले होते हैं. ठीक, तो नाउ सेकंड डिफरेंसेस. Inherited traits, they are the genetic variation which are transmitted to the next generation. Means कि ये क्या होगी, ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते जाते हैं. जस्ट लाइक वी गेट traits from our parents. Now we transfer this particular traits, genetic traits to the next upcoming generation. लेकिन acquired traits में क्या होता है, they are the somatic variation and die with the death of an individual.
ओके तो क्या होता है कि मतलब ये तो वैसे ट्रेड्स होते हैं, एक्वायर्ड ट्रेड्स, जो हम अपने लाइफ टाइम में सीखते हैं। मीन्स हम अपने जीवन में जो भी गुण सीखते हैं वो होते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स, और ये एक इंसान के मरने के बाद वो चीजें खत्म हो जाती हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ वेरी गुड सिंगर, तो आपके सिंगिंग आपके मरने के बाद भी नहीं रहेंगी। इफ यू आर अ वेरी गुड सिंगर, योर सिंगिंग कैरेक्टर विल डाई विथ योर डेथ। मतलब आप मरोगे तो आप जो सिंगिंग करते हो, ऐसा नहीं कि आपके सिंगिंग की क्वालिटीज आपके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएंगी। नो, इट विल डाई विद इन योर डेथ। फॉर एग्जाम्पल आर गिवन जस्ट लाइक फ्यूज्ड एंड फ्री ईयर लॉब्स। मीन्स यहाँ पे ईयर लॉब्स का जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो अटैच्ड ईयर लॉब्स होते हैं, फ्री ईयर लॉब्स होते हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट्स, एंड मस्कुलर बॉडी ऑफ अ रेसलर इज द एग्जाम्पल ऑफ acquired traits. Now the next is, now traits are also of two types. One is the dominant trait, those traits which express themselves in a generation. ठीक है, तो वैसे ट्रेड्स जो कि एक जनरेशन में खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, खुद को वो मतलब दूसरे के मुकाबले ज्यादा एक्सप्रेस कर पाते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, दीज आर द डोमिनेंट ट्रेड्स. Recessive traits, those characters or those traits which does not express itself but are present in the generation. मीन्स वैसे ट्रेड्स, वैसे कैरेक्टर्स जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ज्यादा एक्सप्रेसिबल नहीं होते हैं, लेकिन वो जनरेशन में प्रेजेंट होते हैं, दीज आर द रेसेसिव ट्रेड. ओके, जस्ट लाइक एन एग्जाम्पल, आई कलर. आई कलर, ओके. If the father has black eye color and mother brown, so here black will be the dominant, black will be the dominant trait. Means if the two parents, just like father has black eye color and mother has brown eye color, then here the black will be the dominant over brown eye color. ठीक है, मीन्स ब्लैक जो है वो खुद को ज्यादा एक्सप्रेस कर पाएगा, मतलब ब्लैक का जो कैरेक्टर है वो ज्यादा शो हो पाएगा ये जो नेक्स्ट जनरेशन होगा. ठीक है, so this is the dominant trait, and this is the basic difference between dominant and recessive trait. Okay, now gene. Gene. The gene is the unit of heredity which transfer traits from parents to offsprings. Means genes are the basic unit of heredity. ठीक है, means जो हेरिडिटी क्या होता था, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेड्स from generation to generation, from one generation to another, that is from parents to offsprings. ठीक है, और यही जो मतलब जो इसका मतलब जो वैसे यूनिट जो इस पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, these are the genes. ठीक है, मीन्स जो ट्रांसमिशन के काम को करते हैं, मीन्स विच ट्रांसफर द ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स आर द जीन्स. नाउ द नेक्स्ट इज एलील. Allele. So alleles are basically the different forms of gene. Just like if we are taking the tallness, so T will express the allele for tallness, and small t for dwarfness. मीन्स एलील क्या होते हैं, वो जीन के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं. जैसे कि अगर हम हाइट को हमें डिस्क्राइब करना है तो जो टी होगा, ठीक है, टी जो होगा वो टॉलनेस को डिस्क्राइब करेगा, और जो स्मॉल टी होगा वो डॉर्फनेस या शॉर्ट हाइट को डिस्क्राइब करेगा. वी विल नॉट हियर फॉर शॉर्ट यूज लाइक
for short height will not use like the genes S or anything else. We'll use just small t. Means दोनों जो एक सिमिलर ट्रेट होते हैं, जस्ट लाइक कि टॉल हो गया, अगर आई कलर हो गया, मीन्स ब्लैक ब्लैक अगर हमें लेना है, ब्लैक अगर आई कलर में ब्लैक लेना है, और दूसरा जो मतलब आई कलर है अगर वो ब्राउन है, तो हम ब्लैक के लिए कैपिटल बी यूज करेंगे, और अगर ब्राउन है तो उसके लिए हम स्मॉल बी यूज करेंगे. मीन्स ये दोनों सिमिलर होने चाहिए, बस इनका फॉर्म्स अलग अलग होना चाहिए. Now phenotype. Phenotype is the observable physical traits. मीन्स वैसे ट्रेट्स, वैसे कैरेक्टर्स जो कि फिजिकल जो कि मतलब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, जो कि फिजिकली प्रेजेंट होते हैं. दीज आर द फेनोटाइप्स, जस्ट लाइक हाइट, कॉम्प्लेक्शन, आई कलर, हेयर कलर. दीज आर द फेनोटाइप्स. ठीक है, मीन्स ये सारे विजिबल्स होते हैं कैरेक्टर्स. Now genotype. Genotypes are the genetic form responsible for different physical characters. और यही जो physical जो traits होते हैं किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में, जो फिजिकल ट्रेट्स होते हैं, फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, तो जो वो जीन्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस पर्टिकुलर फिजिकल कैरेक्टर्स के लिए, तो उसी जीन्स का जो जेनेटिक फॉर्म होता है दैट इज द जेनोटाइप. ओके, just like for tallness, TT is the gene. Shortness, dwarfness, sorry, small t is the gene, and T or capital T small t is the gene for tallness. So these are the genotype. Now the homozygous and heterozygous. तो homozygous, condition in which both the genes are of same type is present. means जो genes जो present होते हैं जो क्या कहते हैं उसको, तो जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो अगर सेम टाइप के हो, मीन्स जो ट्रेट्स होते हैं वो अगर सेम टाइप के जीन्स वो शो कर रहे हैं, तो दीज आर द होमोजाइगस कंडीशन. ठीक है, जस्ट लाइक टॉलनेस होता है, तो टॉलनेस के लिए क्या यूज होता है, टी हो जाएगा, टी हो जाएगा होमोजाइगस. डॉर्फनेस के लिए जो हम स्मॉल टी यूज करते हैं, ये हो जाएगा होमोजाइगस कंडीशन. नाउ द हेटेरोजाइगस इज कंडीशन इन विच बोथ जीन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. मीन्स जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वैसे कंडीशन जो कि मतलब जो कैरेक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट जीन्स को शो करते हैं. Just like for tallness we also use the genes like capital T and small t. ये हो जाएंगे heterozygous condition. 4. Now Mendel experiment. तो since we are studying about traits, character, inheritance and heredity, तो Gregor Johann Mendel, his full name was Gregor Johann G.J. Mendel was the first to study the inheritance of trait in organism during reproduction. Means जो G.J. Mendel जो मेंडल थे, वो सबसे पहले व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा, ये ट्रेट्स के ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ा, हेरिडिटी के बारे में पढ़ा और उन्होंने बताया. ठीक है, इसीलिए he proposed the law of inheritance. मीन्स ये जो ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, तो ये सारे जो ये चीजें कैसे होती है, क्यों होती है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, he only tell us about that particular thing and he proposed the law of inheritance. ठीक है, now Mendel was known as the father of genetics. Mendel is known as the father of genetics. For his experiment, he used garden pea plant for his experiment.
तो उन्होंने क्या तो मेंडल जो थे उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है, और उन्होंने ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ने के लिए आखिर ये जो ट्रेड्स हैं वो जनरेशन टू जनरेशन कैसे ट्रांसफर होते हैं, क्या क्या चीजें इनमें होती है, उन्होंने क्या किया, मतलब इस चीज को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है, तो इस चीज को एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया, गार्डन पी का यूज किया, गार्डन पी जो मटर होता है ना उसका यूज किया, whose scientific name is Pisum sativum. गार्डन पीस साइंटिफिक नेम इज Pisum sativum. और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है दैट व्हाई ओनली ही यूज्ड गार्डन पी एंड व्हाई नॉट एनी अदर प्लांट. तो देयर आर मेजर रीजंस फॉर चूजिंग गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, बिकॉज गार्डन पी इज easily can be easily grown, first point, and second thing is it has 7 pairs of contrasting characters. ओके, मीन्स उनमें जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, कंट्रास्टिंग मीन्स जो ऑपोजिट कैरेक्टर्स जो उनमें मतलब थे, तो उनमें वो बाकी चीजों के मुकाबले उनमें ज्यादा कैरेक्टर्स दिखे, तो इसीलिए उन्होंने इस चीज को गार्डन पी को चूज किया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मतलब इनहेरिटेंस को स्टडी कर पाए. एंड शॉर्ट लाइफ स्पैन, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. मीन्स जो पी प्लांट होते हैं उनका जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट होता है, और शॉर्ट लाइफ स्पैन होने की वजह से वो क्या कर सकते, वो उन्हें क्या लगा कि अगर देखो, अगर उनका किसी भी प्लांट का वो शॉर्ट लाइफ स्पैन रहेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा जनरेशन को स्टडी कर पाएंगे, ठीक है. तो दैट्स व्हाई ही चोज pea plant for his experiment, because it has short lifespan, so he can study more and more generation. Just for example, अगर वो human को study करते तो human का average lifespan जो होता है वो 60 to 70 years का होता है, तो वो maximum to maximum शायद 1 generation को स्टडी कर पाते, 2 जनरेशन को स्टडी कर पाते, इससे ज्यादा शायद वो नहीं कर पाते, ठीक है. इसीलिए he choose garden pea plant for his experiment. Now we'll look what are that 7 contrasting character. This is the most asked question in 1 marks, that how many traits are present in the pea. There are 7 pairs of contrasting characters. This is important. Now the 7 contrasting characters of pea plant are first is seed shape, that is round and wrinkled seeds, seed color yellow and green, seed coat color colored and white, pod shape inflated and constricted, pod color green yellow, flower position axial and terminal, stem length long and short. ठीक है, तो ये जो सारी चीजें थी उन्होंने ये सारी चीजों के हेल्प से जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो था उन्हें स्टडी किया, उनके बारे में पढ़ा, उनके बारे में जाना, और that thus he proposed the law of inheritance. Now the next is, so the first he did was the monohybrid cross. मीन्स सबसे पहले जो उन्होंने क्या किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया. तो इसमें क्या है, द क्रॉस बिटवीन 2 pea plants with a single pair of contrasting characters is called as monohybrid cross. ठीक है, इसमें क्या किया, उन्होंने एक सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लिया, ठीक है. सिंगल पेयर इन द सेंस कि मीन्स एक ही पेयर को उन्होंने लिया, जैसे कि उन्होंने जो मोनोहाइब्रिड के लिए हाइट को कंसिडर किया था, हाइट दैट इज टॉल एंड डॉर्फ. उन्होंने एक कैरेक्टर को कंसिडर किया था टू स्टडी द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. नाउ ही टुक प्योर टॉल, ठीक है, प्योर टॉल मीन्स जो होमोजाइगस जो जीन्स होते हैं टीटी, and pure dwarf that is small t and small t pea plant and cross pollinated them to obtain the first filial generation. तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन में जो रिजल्ट आया, जो सारे के सारे प्लांट्स हैं वो टॉल निकले, ठीक है. यहाँ पे देखो ये वाला जो चार्ट है उसमें ये पेरेंटल जनरेशन हो गया,
ये टॉल एंड दिस इज डॉर्फ। अब ये दोनों में से जो गेमेट्स लिए कैपिटल टी एंड हियर स्मॉल टी, अब ये दोनों को क्रॉस कराया, तो ये दोनों को क्रॉस कराने के बाद जो फर्स्ट जनरेशन का जो रिजल्ट आया, देखो ये जो फर्स्ट जनरेशन F1 का रिजल्ट क्या था, सभी प्लांट्स जो हुए वो टॉल हुए, F1 का जो रिजल्ट आया। F1 में जितने भी प्लांट्स हुए वो सारे के सारे टॉल हुए, ठीक है। तो सो नेक्स्ट व्हाट ही डिड, Mendel then took the plant of F1 generation and self-pollinated them to obtain the F2 generation. अब उन्होंने क्या किया, जो फर्स्ट जनरेशन में जो रिजल्ट आया था दैट इज द ऑल टॉल, लेकिन उनका जो जीनोटाइप्स था वो डिफरेंट था, दैट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब उन्होंने क्या किया, इन दोनों को सेल्फ पॉलिनेट कराया, मींस सेल्फ क्रॉस कराया। यहाँ पे देखो इसे 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 सेल्फ पॉलिनेट कराने के बाद जो रिजल्ट आया, देखो तो उसमें जो रिजल्ट आया, तो सबसे पहला जो था टॉल था, फिर दूसरा भी टॉल था, तीसरा भी टॉल था, फिर जो एक था वो शॉर्ट था। मींस जो सेकेंड जनरेशन में जो रिजल्ट आया आफ्टर सेल्फ पॉलिनेटिंग द फर्स्ट जनरेशन, जो रिजल्ट आया उसमें जो थे वो 3 प्लांट्स टॉल निकले, 3 टॉल प्लांट्स, और एक प्लांट जो था वो डॉर्फ था। ओके, मींस इनका फेनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, मींस जो ऑब्जर्वेबल मींस जो फिजिकल ट्रेट्स, फिजिकल कैरेक्टर्स हुए, मींस जो 3 जो थे वो टॉल प्लांट्स थे, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 3 मींस 3 वेर टॉल एंड 1 इज डॉर्फ, तो इनका फेनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा 3:1। हियर इज फेनोटाइपिक टॉल रेशियो डॉर्फ दैट इज 3:1, एंड जीनोटाइपिक रेशियो जो हो जाएगा वो 1:2:1, ठीक है। जेनोटाइपिक मींस जेनोटाइपिक मींस जो यहाँ पे एक ये होमोजाइगस है, ये 2 हेटेरोजाइगस है, और ये भी होमोजाइगस है, तो टी एक हो गया, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी ये 2 प्रेजेंट है, और एक स्मॉल टी प्रेजेंट है, तो फेनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा 3:1 और जेनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा 1:2:1। फेनोटाइपिक मींस कि 3 टॉल प्लांट्स हुए, एक डॉर्फ प्लांट हुआ, और जेनोटाइपिक रेशियो मींस कि एक कैपिटल टी 2 कैपिटल टी स्मॉल टी एंड 1 इज स्मॉल टी। नाउ द नेक्स्ट इज next is dihybrid cross. Further after स्टार्टिंग अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मींस उन्होंने एक पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था, मींस एक सिंगल पेयर ऑफ ट्रेट को कंसिडर किया था फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, और नेक्स्ट में उन्होंने क्या किया, डाईहाइब्रिड क्रॉस कराया। मींस इनमें क्या उन्होंने क्या किया, डाईहाइब्रिड क्रॉस में 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को कंसिडर किया। मींस डाईहाइब्रिड क्रॉस, a cross between 2 pea plant having 2 pair of contrasting characters. एक सेकंड, two pea plant having 2 pair of contrasting character, means dihybrid cross में उन्होंने 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को कंसिडर किया। ही क्रॉस पी प्लांट बेयरिंग राउंड येलो सीड्स विथ द रिंकल्ड ग्रीन सीड्स, और डाईहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने क्या कराया था, उन्होंने राउंड येलो सीड्स, ओके, मींस राउंड, एक फर्स्ट जो ट्रेट ये हो गया, सेकंड ट्रेट ये हो गया, मींस ये 2 पेयर ऑफ ट्रेट्स हो गया विथ रिंकल्ड green seeds,
of wrinkled green seeds. ओके, तो देखो इसमें क्या हुआ था, इन F1 जनरेशन ही ऑब्टेन ऑल राउंड एंड येलो सीड्स। तो उन्होंने क्या किया था, ये जो फर्स्ट जनरेशन में जो क्रॉस कराया था, तो उन्होंने जो फर्स्ट जनरेशन दैट इज विद द राउंड येलो सीड्स विद द रिंकल्ड ग्रीन सीड्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर विद स्मॉल आई स्मॉल वाई स्मॉल आर। और इन्होंने जो फर्स्ट जनरेशन को जो पेरेंटल जनरेशन को जो क्रॉस कराया था, जो F1 का जो रिजल्ट आया, ऑल वाज राउंड एंड येलो सीड्स। ठीक है, मींस जो फर्स्ट जनरेशन का जो रिजल्ट आया था दैट वाज राउंड एंड येलो सीड्स। अब उन्होंने क्या किया, फर्दर इसी फर्स्ट जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट कराया था, जस्ट लाइक द प्रीवियस मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मींस जो फर्स्ट जनरेशन में जो रिजल्ट हुए उसको फर्दर सेल्फ पॉलिनेट कराया, और जो F2 का जो रिजल्ट आया, ठीक है, मींस फर्दर ही सेल्फ पॉलिनेटेड द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन टू ऑब्टेन F2 जनरेशन। ही ऑब्टेन 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स। ठीक है, जो फर्स्ट जो जनरेशन था उसे सेल्फ पॉलिनेट कराया, और इससे जो सेकेंड जनरेशन का जो रिजल्ट आया, मींस जो F2 का जो रिजल्ट आया दैट वाज, उन्होंने उसमें क्या किया, 4 डिफरेंट टाइप्स के सीड्स जो है वो मिले, ऑब्टेन्ड हुए। ठीक है, कौन कौन से थे वो, फर्स्ट वाज राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन्स। मींस इतने 4 टाइप के जो सीड्स ऑब्टेन हुए इन द F2 जनरेशन। और इसका जो फेनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 9:3:3:1। Here is not mentioned, 9:3:3:1, that is the phenotypic ratio. Wait for a minute. फेनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा ये, और इसका जेनोटाइपिक रेशियो इज नॉट सो नेसेसरी, तो इसे याद करने की जरूरत नहीं है। नाउ द नेक्स्ट इज, हाँ, तो हाउ डू दिस ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड, कि आखिर ये ट्रेड कैसे एक्सप्रेस होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मींस हम लोगों ने पढ़ा पिछले जो प्रीवियस जो नोट्स थे उसमें पढ़ा कि जो ट्रेड्स होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होते हैं, genes is responsible for the transmission of that particular traits, और जो भी traits ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उनमें कुछ वेरिएशंस होते हैं, दे आर नॉट एग्जैक्ट दी पेरेंटल जनरेशन, उनमें कुछ वेरिएशंस होते हैं, ये चीजें। अब ये सारी चीजें एक्सप्रेस कैसे होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सेल्यूलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल। ठीक है, तो जो सेल्स में जो डीएनए प्रेजेंट होती है, सेल में जो डीएनए प्रेजेंट होती है, दैट इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल्स। मीन्स जो सेल्स में डीएनए प्रेजेंट होती है, दैट एक्ट्स एज द सोर्स फॉर प्रोटीन्स which are made in the cell, and the section of DNA that provides information for one protein is called the gene for that protein. Okay, means उसी DNA का जो एक सेक्शन है, मीन्स जो सेल्स में जो डीएनए प्रेजेंट होती है, उसी डीएनए का एक सेक्शन जो कि उस प्रोटीन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स करता है, किस चीज का इंफॉर्मेशन, ट्रेड्स का इंफॉर्मेशन।
ठीक है। तो उस तो वो जो पर्टिकुलर है, मतलब प्रोटीन है, दैट इज कॉल्ड एज द जीन फॉर दैट प्रोटीन। मीन्स a section of DNA that provides information for that protein is called the gene of for that protein। means जो DNA का जो वो section है जो कि इस प्रोटीन को ट्रेड्स का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। मीन्स दैट पर्टिकुलर थिंग सेक्शन ऑफ DNA is called as the gene for that protein, which is the basic unit of the heredity। मीन्स जो भी ये जो इनहेरिटेंस का जो प्रोसेस होता है उसमें जो जीन्स एक्ट एज द बेसिक यूनिट। means only genes is responsible for the transmission of traits from parents to offspring। means जीन का जो रोल होता है वो बहुत मेजर रोल होता है ट्रेड्स के ट्रांसमिशन में फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, टू देयर प्रोजेनी, टू देयर चाइल्ड। ओके, now the plant height can thus depend on the amount of particular plant hormone। ठीक है, मीन्स प्लांट का हाइट कितना होगा, प्लांट का हाइट कैसा होगा, वो डिपेंड करता है कि मतलब उस पर्टिकुलर प्लांट में प्लांट हार्मोन कितने रिलीज हुए। जितना ज्यादा प्लांट हार्मोन रिलीज होगा उसकी हाइट उतनी अच्छी होगी, मीन्स वो ज्यादा टॉल होगा। और अगर कम रिलीज होगा तो वो उसकी हाइट डॉर्फ होगी, वो शॉर्ट हो जाएगा प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट इज सेल्यूलर डीएनए, दैट इज द इंफॉर्मेशन सोर्स which helps in the synthesis of proteins, that is the enzyme। if it work efficiently, ठीक है, अगर वो efficiently वर्क करेगा, मीन्स सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स अगर ज्यादा होंगे तो ज्यादा हार्मोन्स का प्रोडक्शन होगा, और ज्यादा अगर हार्मोन्स का प्रोडक्शन होगा तो प्लांट का हाइट टॉल होगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ट्रेड्स, ठीक है, जो ट्रेड्स और कैरेक्टर्स एक ह्यूमन बीइंग में होते हैं, मीन्स एक ऑफस्प्रिंग्स में जो होते हैं, दैट इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द जीन्स। means traits, characters is completely controlled by the genes। means genes act as the basic unit for the inheritance, for the transmission of genes, sorry, transmission of characters gene। now the next topic is sex determination। determination of gender of an offspring is known as sex determination। okay, means whether the born child will be a girl or a boy, it is determined that the gender of determination of gender of that particular offspring is known as sex determination। so there are major reasons that are responsible for the sex determination। first in the environmental reason, ठीक है, environmental factor। तो देखो environmental factors, देखो, in case of animals the temperature at which the fertilized eggs are kept decides the gender। ठीक है, मीन्स कुछ केस में क्या होता है, कुछ एनिमल्स के केस में, नॉट एवरी एनिमल्स, इन फ्यू एनिमल्स के केस में क्या होता है, जो टेम्परेचर, ठीक है, मीन्स जिस टेम्परेचर पे वो एग्स फर्टिलाइज्ड होते हैं, तो वो टेम्परेचर डिसाइड करता है that whether the born offspring will be a male or female। ठीक है, for example in turtle the gender is decided not by the genetic material, in fact it is decided by the temperature at which the egg is fertilized। now the second factor is genetic। in some organism like human beings, gender of an individual is decided by a pair of chromosomes known as sex chromosome। ठीक है, मीन्स जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें डिस्पाइट ऑफ टेम्परेचर और कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन, उनमें जेनेटिक जो सोर्स होते हैं दैट डिसाइड द gender of particular offspring, that offspring which is born, that whether that particular offspring will be a boy or a girl।
तो ह्यूमन बींग्स में क्या होते हैं, जो जीन्स होते हैं वो सॉरी जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं दैट बॉर्न ऑफस्प्रिंग वुड बी अ गर्ल और अ बॉय। ठीक है, सो and those chromosomes which decide the gender of the in human beings are known as the sex chromosome. Now what is the sex chromosome? In human beings there are total 23 pair of chromosomes. Okay, means human beings में क्या होते हैं, टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें से 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स। मीन्स जो 22 जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें ऑटोसोम्स बोलते हैं, और एक जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं दैट इज द सेक्स क्रोमोसोम। ओके, नाउ तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेल में जो होते हैं वो XY होते हैं, और जो फीमेल में जो होते हैं वो XX होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो मेल जो होते हैं उसमें XY होते हैं और फीमेल XX। तो देखो, all the children will inherit X chromosome from their mother regardless whether they are boy or a girl। तो जो ऑफस्प्रिंग्स जो होंगे, जो भी जो बच्चे होंगे, जो भी चिल्ड्रन होंगे, दे विल इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर। ठीक है, मीन्स वेदर दैट ऑफस्प्रिंग विल बी अ बॉय और अ गर्ल, they will always inherit X chromosome from their mother because female contains only a single pair of that is the XX type of chromosome। ठीक है, मीन्स सेम टाइप ऑफ इनमें जो जीन्स होते हैं वो जो जेनेटिक मटेरियल वो प्रेजेंट होते, दैट इज द XX। एंड द ऑफस्प्रिंग और चाइल्ड who will inherit X chromosome from their father will be a girl। ठीक है, मीन्स देखो, whether the born offspring would be a boy or a girl, they will always inherit the X chromosome from their mother, but in the case of father or in the case of father, the offspring who will inherit X chromosome from their father means जो फादर हैं, अगर उनमें से जो ऑफस्प्रिंग है उन्होंने अगर X क्रोमोसोम इनहेरिट किया तो बॉर्न चाइल्ड वुड बी अ गर्ल। मीन्स जो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होगा दैट पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग विल बी अ गर्ल। and if the offspring will inherit Y chromosome from their father will be a boy। ठीक है, मीन्स अगर जो ऑफस्प्रिंग है उन्होंने अपने फादर से Y क्रोमोसोम इनहेरिट किया, देन द पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग और द बॉर्न ऑफस्प्रिंग वुड बी अ बॉय। ओके, so it's completely the father who is responsible whether the born child would be a girl or a boy। that is the father is completely responsible for the determination of gender of the child, not the mother। ठीक है, क्योंकि फीमेल के पास क्या होती है, ओनली एक मतलब सिंगल वो होते हैं, सिंगल टाइप्स के क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन फादर के पास जो मेल पर्सन है उनके पास तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अगर उन्होंने एक्स क्रोमोसोम प्रोवाइड किया तो बॉर्न चाइल्ड वुड बी अ गर्ल, अगर वाई किया तो बॉर्न चाइल्ड वुड बी अ बॉय। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, एज वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो हम इसमें जो इम्पॉर्टेंट कुछ जो टॉपिक्स आते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और जितने मार्क्स के भी पूछे जाए हम उसे डिस्कस करेंगे, हम उसे यहाँ पे मार्क करेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड ट्रेट एंड इनहेरिटेड ट्रेट। इनसे जनरली कभी कभी पूछ लिया जाता है, so you must learn that the difference। and after that the Mendel experiment is the most important topic
of this whole chapter. Means हर साल के क्वेश्चन में इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर रहता है, अगर चाहे वो ऑप्शनल में हो, सब्जेक्टिव में हो, इससे क्वेश्चन हमेशा रहता ही रहता है. तो मेंडल एक्सपेरिमेंट में कि किसने ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किया था, और इसके अलावा वाई मेंडल ओनली चूज गार्डन पी प्लांट, तो ये सारे करेक्टर्स. एंड फिर जो और उसमें जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, that how many pair of contrasting characters he chose for his experiment, that is seven pair of contrasting character, वो important हो गया. एंड इसके बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, ये अक्सर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछ ले जाते हैं, और इससे कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. और मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने, मेंडल ने कौन कौन से ट्रेट को कंसिडर किया था, वो भी इम्पॉर्टेंट है. अपार्ट फ्रॉम इट, lastly, the sex determination. It is also the most important topic of this chapter. And जो sex determination है, उससे कभी कभी value based question भी पूछ ले जाते हैं. That often women are blamed or accused for the determination of the gender, but this is not actually truth. The real truth lies that male are responsible for that whether the born child will be a girl or boy. तो ये सारे जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो भी कभी कभी पूछ ले जाते हैं. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल एक्सपेरिमेंट, pea plant, why he chooses pea plant for his experiment, what are the what are the points that is important, and apart from it, that is sex determination. These are important for in the whole chapter.